नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम हल्दिया नदी के किनारे इस समय हैं। एक छोर पर नंदीग्राम है, एक छोर पर हल्दिया है। इस पूरे क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। 30 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है और बड़ी तादाद में लोग बहुत उत्साह के साथ अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम वो भी चल रहा है इस समय, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो भी आपको दें, क्योंकि दोनों पक्षों से अब एक दूसरे पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से, पहले टीएमसी की तरफ से आरोप लगा कि जो टीएमसी के एजेंट्स हैं उन्हें नहीं बूथ पर रहने दिया जा रहा है, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। और इसके साथ ही अब बीजेपी की तरफ से भी, डेबरा से जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट थे वहां पर उन्हें बूथ से बाहर कर दिया गया है। वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा थे। अब जाहिर है एक तरफ केंद्रीय बल पर आरोप है, एक तरफ पश्चिम बंगाल की मशीनरी पर आरोप है, और इन दोनों आरोपों पर क्या कहा जा रहा है एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र भी हमारे साथ इस समय है। अनुपम, दोनों तरफ से आरोप लग चुके हैं, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, और इन दोनों आरोपों के बीच आपको क्या जमीन पे शांति दिख रही है? जी श्वेता, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि सुबह से ही टीएमसी की ओर से आरोप लग रहा था, बीजेपी की ओर से भी लग रहा है। इस बीच में आपको कतार दिखाना शुरू कर दे रहा हूं, कितनी लंबी कतारें हैं, और महिलाओं की संख्या आप देख सकती हैं। इस बार 50% के आसपास महिला वोटर हैं। और जैसा कि आरोप के बारे में बात कर रहे थे, आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो गनीमत ये है, सुबह के 9 बज रहे हैं, लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है वोटिंग का। ये पीक आवर होता है बंगाल में वोटिंग का, और इस पीक आवर में अब तक कोई बड़ी हिंसा की घटना की खबर नहीं है। जैसा कि हम लोग अमूमन जो खबरें आती हैं चुनाव के वक्त में, डेट्स जो होती हैं चुनाव की, उन डेट्स पर जो अमूमन हिंसा की बड़ी खबरें होती हैं वो है गोली चलना, बम चलना, कार्यकर्ताओं की मौत, जैसा कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, लोकसभा चुनाव में भी देखा था। और जो इतिहास रहा है बंगाल का, वो परिपाटी इस वक्त टूटती हुई दिख रही है। प्रथम चरण का चुनाव हमने देखा, जिस तरह की हिंसा इससे पहले होती आई थी वो नहीं हुई। दूसरे चरण का चुनाव 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी हिंसा की कोई घटना है, बड़ी राहत की बात है कि उस तरह की खबर अभी तक नहीं है। आरोप लग रहे हैं, आरोपों की बात आ रही है, लेकिन वो प्रमाणित करने होते हैं। लेकिन हिंसा बहुत बड़े तौर पर हो रही है ऐसा अब तक नहीं दिख रहा है, न खबरें आ रही हैं। यहां पर भी मैं दिखा रहा हूं, बड़ी शांति से लोग यहां पर वोट दे रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त किए गए हैं। बूथ के भीतर जो है सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है, और सड़कों पर पुलिस को तैनात किया गया है। बूथ के भीतर जो राज्य पुलिस है वो नहीं है, बूथ के भीतर सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह कर रही है, कहां खड़ा होना है, भीतर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वो देख रही है। और जो बाहर, और बीजेपी कह रही है कि बाहर ही देखिए इतने लोगों का जमावड़ा हो जा रहा है। डेबरा से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके आरोप भी एक बार सुन लेते हैं। बूथ 22, अंचल 1, पोलिंग एजेंट नॉट अलाउड टू गेट इन और सिट। उसको घेराव करके रख दिया 150 गुंडा। अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को फोन लगाया, फोन बज गया, कोई उठाया नहीं। जनरल ऑब्जर्वर को मैंने बोला, मैडम ने बोला स्ट्राइकिंग फोर्स जा रहा है, वी आर वेटिंग। बहुत ही धमकी देके फिर पोलिंग बूथ में घुसा रहा है, बाहर धमकी फिर अंदर भेज रहा है। आई विल गो नाउ एंड सी व्हाट इज। सूर्य अग्नि, डेबरा से तो दोनों जो टीएमसी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दोनों पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसे में उन्हें अच्छी तरीके से मालूम होगा किस तरीके से फंक्शन करती है वहां पर पुलिस और कहां पर क्या लूपहोल होते हैं। अब जो आरोप एक ओर से लगे हैं, दूसरा पक्ष शांत है पूरी तरीके से, या वहां से भी आरोपों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर बूथ के बारे में बात करें, यहाँ पे हम लोग अभी सुबह से खड़े हैं, भारती घोष बीजेपी की प्रत्याशी उनके साथ, उन्होंने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंट को यहाँ पे बैठने को तृणमूल के लोगों ने नहीं अलाउ किया था, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ आई तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे लोग यहाँ पे जमायत हो गया था, और जिसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के साथ बात की और लोगों को यहाँ से हटाया। ये 100 मीटर्स के डिस्टेंस, 100 मीटर्स के अंदर लोग थे, इसीलिए उन्होंने
उन्होंने ऐसा दावा किया। उन्हीं में से कुछ लोग के साथ हमने बात की अभी, जिन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा के हमसे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ के वोटर हैं, बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आके माहौल को गर्म कर रही है और वो यहाँ की वोटर है, वो ये लोग यहाँ के बाहरी नहीं है। तो प्रॉब्लम उनके हिसाब से प्रॉब्लम जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट आके इस पर्टिकुलर बूथ में क्रिएट कर रही है। तो सुबह से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से एकदम बहुत ही एकदम गंभीर हिसाब से चल रहे हैं। देबरा को लेकर अगर हम बात करें, देबरा हाई प्रोफाइल सीट इसीलिए है कि जैसे आपने कहा आईपीएस वर्सेस आईपीएस, हुमायूं कबीर फॉर्मर आईपीएस तृणमूल के कैंडिडेट वर्सेस भारती घोष फॉर्मर आईपीएस और बीजेपी की कैंडिडेट, इन दोनों में ये घमासान जंग हो रहा है और आगे देखना है कि ये दिन कैसे निकलता है। सुबह से हमने देखा है कि कितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। बैक टू यू। जो आधिकारिक आंकड़ा हालांकि जो वोटिंग का आ रहा है वो 2 घंटे में 0.56% वोटिंग का आ रहा है। जयंत जी, 0.56% वोटिंग का आंकड़ा आ रहा है 2 घंटे के अंदर। हाँ, देखिए यहाँ परसेंटेज ऑफ वोट जो है उम्मीद है कि ज़्यादा होगा और ये जो परसेंटेज अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे लगता है कि लंच के बाद, क्योंकि टाइमिंग जो है उस हिसाब से बढ़ता है और ये परसेंटेज ऑफ वोट जैसे फर्स्ट फेज में हुआ मुझे लगता है सेकंड फेज में भी वही परसेंटेज ऑफ वोट वो रहेगा। और पश्चिम बंगाल में एक तो संस्कृति है ज्यादा वोट होने का और उस समय ममता बनर्जी कहते थे कि सीपीएम जब रूलिंग पार्टी थे कि रिगिंग के कारण, साइंटिफिक रिगिंग के कारण 90% तक ज्योति बासु के टाइम में हुआ था और उस समय ज्योति बासु के सरकार कहते थे कि जागरूकता है, लिटरेसी है, इसीलिए वोट हो रहा है। और आज जो परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा हो रहा है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, ये अमित शाह जी कह रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये तो पोस्ट मॉर्टम बाद में होगा। लेकिन मैंने अभी नंदीग्राम के 1-2 बूथ देख के आ रहा हूँ, मैंने देखा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है और मतलब एक नई साड़ी पहन के वोट देने जा रही हैं। यही तो सुंदरता है यहाँ की, यही तो सुंदरता है जयंतु जी कि हम डॉक्टर निखिल कि हम यहाँ पर हमेशा देखते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादा इस तरह की बातें होती हैं कि हिंसा वगैरह, वहाँ का वोटर अपनी जान पर खेलकर एक्चुअली जा रहा होता है। अब तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन तब से न जाने किस समय से हम देखते हैं कि नई साड़ी खरीदे हैं, क्यों आज वोट डालने जाना है। तो ये चीज तो हमेशा एक स्वस्थ परंपरा होती है। लेकिन ये जो बीजेपी कैंडिडेट आरोप लगा रही हैं कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, या फिर टीएमसी आरोप लगा रही है, ये चीजें क्या है? ये सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग रहती है मतदान के दिन? देखिए, ये तो पहली बात मैं ये कहूं कि जो लोकतंत्र का महापर्व यहाँ लोग मनाते हैं। कई लोग जो बाहर, जो श्रमिक भी जो काम करते हैं देश के विभिन्न कोनों में, वो छुट्टियां लेकर के आते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो भी आते हैं। तो इसको अपना एक लोकतांत्रिक कर्तव्य के रूप में यहाँ के लोग देखते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हिंसा और ये धमकाने की बात आ रही है, तो यहाँ देखिए इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनाएं घटती रही हैं और इस तरह से जो सामाजिक रूप से जो विभक्त है, 2 तरह से होता है। एक तो लोगों को जो कई गांव ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं, पाड़ा या ऐसे लोकेलिटीज है जहाँ के लोग कहते हैं ये तृणमूल का है, ये बीजेपी का है। तो तृणमूल वाले कभी पहले क्या करते थे, पूरी तरह उनको घेर लेते थे, उनको निकलने ही नहीं देते थे। दूसरी बात, सड़कों और गलियों पर कुछ लोग घूमते रहते हैं, अपना चले जान आर अनेक होलो हमरा दिए और उसके बाद बूथ में जो लोग बैठते हैं तो कई जगह बूथ वालों को बैठने नहीं वोट देने जा रहे, वो बांग्ला का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं। तो मतलब इसका सीधा मतलब वो ये कह रहे हैं कि वहीं से चले जाने के लिए कहते हैं कि बहुत हो गया, अब वापस। एक चीज मैं बोल सकता हूँ, ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार नंदीग्राम में मुझे इसीलिए शंका होता है कि हिंसा का, क्योंकि ये चुनाव एक्चुअली तृणमूल वर्सेस तृणमूल भी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इज द बीजेपी फोर्स। बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है उससे ज्यादा शुभेंदु का है। तो ये शुभेंदु का तृणमूल वर्सेस ममता का तृणमूल में ज्यादा हिंसा होने का एक शंका होती है। ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। और एक 3 चीज मैं बता दूं नंदीग्राम के परिप्रेक्ष्य में। पहला, जो शुभेंदु जी का व्यक्तिगत अपील। दूसरा, बीजेपी का जो अपना वोट 30% था जब शुभेंदु जी नहीं थे हमारे साथ, जब मतलब बीजेपी के साथ, मैं चूंकि प्रवक्ता हूं तो कई बार। और तीसरा ये है कि जो आईएसएफ का जो फैक्टर है, सीपीएम की जो प्रत्याशी वो भी काफी एक्टिव है और अब्बास सिद्दीकी ने भी दौरा किया है। 34% पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है नंदीग्राम ब्लॉक 1 में। लग रहा है मुस्लिम वोट बटेंगे? तो मुस्लिम वोट का बंटवारा कितना होता है? कई बार मुस्लिम वोट ये भी वो लोग ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ हमारा। उसमें इन सारे फैक्टर्स को भी उसमें सिद्दीकी, इंडियन सेकुलर फ्रंट अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट देते तब होता, तब वो हो सकता। चलिए,
हम अलग अलग नेताओं की बातें भी आपको सुना रहे हैं, तो ये रिपोर्ट भी देख लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शांतिका बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट और अभिनेत्री। आप अगर बता सकते हैं यहाँ पे क्या इश्यूज थे? जी इश्यूज बहुत ही मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं चल, दे वर नॉट वर्किंग, द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे, वो लोग काफ़ी जन वापस भी जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बांकुड़ा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए, पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी। परेशानी हो रही है, लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं कि अगर अब ये बीजेपी को आप कह रहे हैं कि या ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की दोष है? देखिए अभी किसकी दोष है वो समझने की कोशिश मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो जरूरी है कि मेरे वोटर्स जो लोग वापस जा चुके हैं उनको रिक्वेस्ट करके बोलूँ कि वापस। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कॉन्फिडेंट है जीतने कि आप यहाँ से जीतेंगे? देखिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है कि बंगाल और बांकुड़ा दीदी को ही वोट करेंगे, दीदी के लिए ही वोट करेंगे। शायद इसीलिए दोनों स्ट्रांग बूथ पे ईवीएम मशीन्स 2 घंटे से बंद थी। तो हल्दिया के तट पर ये जो शांति आपको दिख रही है, भले अब हल्की हल्की लहरें तट की ओर चलने लगी हैं, लेकिन यहाँ जो शांति दिख रही है उससे बिल्कुल विपरीत चल रहा है यहाँ की पोलिंग बूथ्स के बाहर, जहां मतदाता तो शांति से खामोशी से अपने वोट डालने आ रहे हैं, लेकिन राजनीति के खूब आरोप लग रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि 2 घंटे से ईवीएम की मशीनें नहीं चली हैं, कहीं पर यह कहा जा रहा है कि एजेंटों को बाधित किया जा रहा है। शशि शेखर जी भी हमारे साथ हैं। शशि शेखर जी, चूंकि हमने 2 महिला उम्मीदवारों को बैक टू बैक देख लिया है, एक तरफ से आरोप लग रहे थे, दूसरी तरफ से भी आरोप लग रहे थे, लेकिन बंगाल में ये परंपरा हमने देखा कि ममता बनर्जी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है शशि शेखर जी, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सत्तारूढ़ दल ने इतनी बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया हो। ये उसकी कामयाबी का कारण है, या एक महिला चेहरा है, या एक जो मुख्यमंत्री का इकलौती महिला मुख्यमंत्री समूचे हिंदुस्तान में, या फिर ये कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बंगाल में हो गया है। महिला मतदाताएं निकल रही हैं और महिला उम्मीदवारों पर भरोसा भी दिखा रही हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है श्वेता, आपने बिल्कुल सही शब्दों का चयन किया है। आप अगर 2014 से लेकर अब तक की राजनीति देख लीजिए तो बीजेपी के फेवर में क्यों सारी महिलाएं या अधिकांश महिलाएं वोट करती थी। वो इसलिए करती थी, उज्ज्वला योजना सहित तमाम इस तरह की योजनाएं थी जो महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती थी, लाभान्वित करती थी। आज बंगाल में भी जब दीदी की बात आती है, ममता बनर्जी की, तो उनकी 4 जो महिलाओं संबंधी योजनाएं हैं उसकी विशेष तौर पर चर्चा होती है। और महिलाएं, जैसा कि पिछले सेगमेंट में हम चर्चा कर रहे थे, कि वो फैसला कुछ मतदाता हो गई हैं, वो लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करती हैं, और बिहार में तो रक्षक साबित हुई जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसके लिए। तो बंगाल में भी अधिकतर दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। महिलाओं के बारे में एक बात और है, महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हैं, समाज में शांति चाहती हैं, और इसलिए वो उन लोगों के फेवर में वोट करती हैं जो कि किसी तरीके के विभेद और उस तरह की चीज़ों को नहीं बढ़ावा देते जिससे कि अशांति फैले। इसलिए महिलाओं पर सारा दारोमदार बंगाल में भी आता है। लेकिन हम अगर पुरानी बहस को एक बार फिर से केंद्र में लाएं श्वेता, तो आज इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि नंदीग्राम में जो संघर्ष हो रहा है, ममता बनर्जी ने कहीं अति उत्साह का परिचय तो नहीं दिया, कहीं अपने निजी खुन्नस में भवानीपुर छोड़कर सिर्फ अकेले नंदीग्राम से लड़कर उन्होंने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है, या वो एक चक्रव्यूह में घिर गई हैं। क्योंकि आप याद करें 2014 में दीवार पर लिखा हुआ था कि कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के घोषित चेहरे थे नरेंद्र मोदी। उनकी जीत बनारस से सुनिश्चित थी। जब वो उतरे थे तो आपको याद होगा कैसी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिस्क नहीं लिया था और उन्होंने गुजरात से भी चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी इसके विपरीत अपनी भवानीपुर सीट छोड़कर सीधे नंदीग्राम आग पहुंची और उन्होंने ताल ठोक दी। ये उनकी राजनीतिक शैली हो सकती है, पर क्या ये राजनीतिक कौशल है? नंबर 1। एक दूसरी बात अभी उठी थी कि क्या तृणमूल के वोटों में बंटवारा होगा। देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेटवर्क नहीं था,
तो उन्होंने इस तरह से जो उनके कुछ खास चेहरे थे जो असंतुष्ट थे, आपको दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा में भाषण याद करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कहा चुनाव के ऐन मौके पर। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ में ले लिया। लेकिन डिसिडेंट्स बनाम जब मुख्य नेता की बारी आती है तो अब तक इतिहास का एक दस्तूर है कि आमतौर पर मुख्य नेता ही जीतते हैं। और ये आप याद कीजिए, पुराना जनसंघ से जब बलराज बधोक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो गए तो उनका क्या हाल बना। तो अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। लेकिन नंदीग्राम ने कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब के लिए हमें और आपको 2 मई का इंतजार करना ही करना होगा। श्वेता, नहीं वाकई सही बात आप कह रहे हैं शशि शेखर जी, क्योंकि जयंत जी जिस तरह से शशि शेखर जी का विश्लेषण है कि आज इस बात पर चर्चा भी जरूरी हो जाती है कि क्या नंदीग्राम की चुनौती ममता बनर्जी ने स्वीकार की है या वाकई ये उनके लिए एक बहुत गलत कदम साबित हो सकता है। क्योंकि अगर वो यहां से जीत जाती हैं तो होगा कि मैं लड़ी और उस स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज में एक और उस उपाधि में एक और सितारा उनके जुड़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, उस समय हाइंडसाइट इज द बेस्ट साइट कहकर ममता बनर्जी किसी चीज से बच नहीं पाएंगी। इस चुनाव जो है ये ममता बनर्जी अगर हार गए तो दिस विल बी वाटरलू ऑफ ममता बनर्जीज पॉलिटिक्स, जैसे राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। लेकिन मैं ये कहूंगा ये चुनाव का नतीजे आज प्रकाशित नहीं होने जा रहे हैं, वो तो सेकेंड में ही पता चलेगा। तो ये जो चुनाव में भाजपा का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जो विक्ट्री है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, वो दूसरी चुनाव में, दूसरी चरण में, अभी तो 8 चरण तक है, तो वो भी एक इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए भाजपा भी एक साइकोलॉजिकली जो ओवर कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करना भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए चुनाव का नतीजा क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी अगर जीत गए ये पश्चिम बंगाल में तो बड़ी रोल निभा सकता है। लेकिन अगर हार गए तो दिस विल बी वाटरलू। तो इट्स ए वेरी क्रूशियल चुनाव, नॉट ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी विन विन सिचुएशन में है, बीजेपी का 3 एमएलए है असेंबली में, अगर जीतने के लिए तो पूरा दुनिया है। लेकिन मतलब अगर हार भी जाए बीजेपी तो मेन ऑपोजिशन बन गए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कहाँ था? बड़ी बढ़त है। हाँ, कितना कम समय में। 2019 में जब हम आए थे, बंगाली लोग जब जय श्री राम नारा लगा रहे थे अमित शाह के रोड शो में, मैंने बोला कि ये बड़ा वजन नहीं है, ये धर्मतला में मैं सुन, और मैं बंगाली हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बंगाली जय श्री राम दे रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये 2019 का लोकसभा के लिए है या अभी पता चलेगा कि ये परमानेंट फेनोमेनन है। और एक चीज मैं कहूंगा, ये चुनाव मोदी जी वर्सेस ममता जी हो रहे हैं, ये भी ममता जी के लिए एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मोदी जी का जो होमवर्क, जो बंगला बोल रहे हैं, मोदी जी केरला में जाके मलयाली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना बंगला भाषा कोई प्रधानमंत्री, मैंने तो राजीव गांधी के समय से देख रहा हूं, कभी नहीं सुना। तो ममता जी के लिए इट्स ए वेरी डिफिकल्ट बैटल। मैं ये कह रहा हूं कि ममता जी, बार बार मैं कहना चाहता हूं कि शी इज फाइटिंग द बैटल। कभी कभी लगता है उड़ीसा से जो चुनाव हुआ था नवीन पटनायक जी से ज्यादा शी इज प्रोएक्टिव। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जिस तरीके से एकदम अभिमन्यु जैसे चक्रव्यूह में है, वो अभिमन्यु निकल नहीं पाए थे। ममता बनर्जी निकल पाएंगे या नहीं, वो देखने रहेगा। हालांकि ये है कि राजनीति के कद के हिसाब से वो अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन है, यानी उन्हें आना चाहिए चक्रव्यूह तोड़ना, डॉक्टर। लेकिन क्या यहाँ पर चक्रव्यूह में फंसी हैं वो बीजेपी के कि एक चुनौती मिल गई और आओ मैंने स्वीकार कर लिया? क्योंकि इसमें तो मुझे प्रशांत किशोर की रणनीति नहीं दिख रही है। वो तो सजेस्ट किए होते कि 2 जगह से लड़ लो, भवानीपुर भी लड़ लो। देखिए, मैं जब यहाँ 2008 में एक मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी के रूप में आया था तो लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उच्चारण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे, और सबने कहा कि ये तो भाई हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है यहाँ का, तो इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन आज देखिए क्या स्वरूप है। दूसरी बात, शुरू से ही देखिए उनकी स्ट्रीट फाइटर वाली जो इमेज है, और वो अभी थोड़ी टूटती हुई दिख रही है। क्योंकि उनका जो उन्होंने जिस ढंग से अपने कैंपेन की शुरुआत की, एक एक्सीडेंट हुआ, उसको उन्होंने कहा कि ये तो कॉन्स्पिरेसी हो गई। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मी को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारा समर्थन करो। उसके बाद जिस तरह चंडी पाठ, जिस तरह वो उन्होंने ये करना शुरू किया, तो लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि वो नर्वस हैं और उन्हें हार का डर सताया जा रहा है। लोगों के बीच में संदेश चला गया है, इसलिए वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को शिफ्ट कर रही हैं। लेकिन वो जो चलती थी सड़कों पर, जो स्ट्रीट फाइटर की जो इमेज थी, वो व्हील चेयर पर जस्ट उसके उलट हो गई है। कहीं ये स्ट्रेटेजी बूमरैंग तो नहीं कर गया? मुझे नहीं पता, जनता बताएगी।
नहीं, हालांकि इसका एक सिंपैथी के साथ स्ट्रीट फाइटर का इमेज भी उनका हो सकता है लोग उस रूप में उन्हें स्वीकार कर रहे हो। लेकिन चंद्रशेखर जी, चूंकि ये हम बात कर लेते हैं कि जैसे जयंतु जी ने कहा कि पहले नहीं लगा था कि जय श्री राम का नारा इन इलाकों में लग सकता है जहां पर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। हम सबको याद है कि कैसे आनंद मार्गी साधुओं को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हमें याद है मरीछापी जो जिस द्वीप पर एक तरह से नरसंहार हुआ था, वहां दलित थे, वो दलित समाज के थे। अगर किसी और क्षेत्र में हो गया होता तो आज इस पर किताबों की लाइन लग जाती। लेकिन लेफ्ट ने क्या उसको एक तरह से अपनी विचारधारा कहकर उसे एक दूसरा मोड़ दे दिया। उन चीजों को कभी लिखा नहीं गया, चर्चा में, विमर्श में, राष्ट्रीय विमर्श में कभी नहीं आए। या फिर शायद बंगाल के समाज में ये चीजें लोगों की अंतर्मन में थी जो अब निकल रही है, या सिर्फ बीजेपी खींच कर लाई है? अच्छा चंद्रशेखर जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन डेबरा इस बार चल रहे हैं हम, क्योंकि वहां पर सूर्याग्नि है और सूर्याग्नि वहां पर कुछ हंगामा हमें दिख रहा है। बताएं क्या हो रहा है? देखिए, चलो डेबरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर भारती घोष जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, इस्लामपुर के इस पर्टिकुलर बूथ पे वो आई थी। आके उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर 100 मीटर्स के अंदर लोग जमायत हो रही है, बाहर के लोग आके जमायत वो लोग कर रहे हैं, और उन्होंने सीआरपीएफ से बात की। उसके बाद वहां से लोगों को हटाया गया, ऐसा ही भारती घोष का दावा है। लोकल जो लोग थे उनके साथ हमने बात की, उन्होंने दावा किया कि वो वहां के वोटर्स थे जो लोग वहां पे वोट देने आए थे, और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया हम लोगों को ऑन रिकॉर्ड। और इसी के बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार कॉन्स्टेंटली चल रहा था। लोगों का दावा था कि शांतिपूर्वक सा कंप्लीटली सब कुछ हो रहा था, लेकिन भारती घोष ने आके वहां पे माहौल जो है उसको गर्म कर दिया, एकदम उसको इंस्टिगेट करने की वो कोशिश करी थी। ऐसा ही लोग वहां के जो थे उन्होंने दावा किया है। और भारती घोष ने कहा है कि उनके जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं उनको गुंडों ने वहां से निकाल दिया है। हम एक बार कोशिश करेंगे। नहीं, सूर्याग्नि, इस समय जो हंगामा है वो कौन कर रहा है? इस समय हंगामे ये एवरा में दो पूर्व आईपीएस अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और वहां पर जिस तरह का हंगामा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से आरोप के बाद ये हंगामा वहां पर चल रहा है। हालांकि डेबरा में मैं खुद थी वहां पर रिपोर्टिंग के लिए, और मैंने देखा था वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां लगी हुई हैं, यानी सीआरपीएफ की भी जो स्पेशलाइज्ड टीम होती है दंगा नियंत्रण के लिए, वो इस समय वहां पर लगी हुई है। वहां पर भारी तादाद में उनकी मौजूदगी थी, और अलग अलग सीएपीएफ और साथ में पश्चिम बंगाल की न सिर्फ पुलिस बल्कि वेस्ट बंगाल आर्म्ड पुलिस भी वहां पर लगी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के आरोप आ रहे हैं, दो गुटों में अभी देखिए ये झमेला हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो गांव वालों के साथ भारती घोष के जो यहाँ के जो मतदान देने वाले लोग भारती घोष के साथ जो हैं उनके साथ झड़प होगी। पुलिस को हटा रही है यहाँ से भारती घोष के लोगों को। শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, এখানে আমরা হলো ভোটার, আমরা ভোট দিতে যেতে পারছি না। আমাদের ভোটার নেই, ইসলামপুর ভোটার নেই। কারা এসে এরা বিজেপি পার্টি আছে, আমরা হলো সাধারণ ভোটার, আমরা ভোট দিতে যেতে পারছি না। এরকম ভোটার যখন গ্রাউন্ডে যখন গন্ডগোল হয়,
ভোটার কিভাবে ভোটটা দিতে যাবে? देखिए यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि बाहर से बीजेपी लोग ला रही है और यहाँ पे शांति सृष्टि करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया और हम देख सकते हैं कि कैसे भारती घोष के जो लोग हैं उनके साथ ग्राम के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झड़प जैसे लगी है। यहाँ से फिर से एक बार बात करेंगे। दादा आप कहाँ से हो, यहाँ के हो? मैं इस्लामपुर वोटर हूँ। हम लोग का इधर शांति भूमनेश्वर सुबह से वोटर भारती घोष सबको 400-500 आदमी को बुला गया है, लगा शांति भाव। देखिए ऐसा ही दावा ये लोग कर रहे हैं कि भारती घोष आके पूरे माहौल को वो गर्म कर रही है। यहाँ के वोटर्स जो है और भारती यहाँ से निकल चुकी है। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, देवरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।